हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल में जल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य खाना खाए बिना कुछ दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना कुछ दिन तक जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर जल की उपस्थिति ना हो आपके वायुमंडल में तो क्या वर्षा हो पाएगी? अगर जल की उपस्थिति अगर ना हो तो पृथ्वी कैसे होगी? दोस्तों, आपके जल से ही ये वायुमंडल में बादल बनते हैं। दोस्तों, बादलों के अलग अलग रूप तूफान, वर्षा, यहाँ तक कि बर्फबारी भी लेके आते हैं। दोस्तों, बादल मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1, पच्छाव मेघ। दोस्तों, ये 8 किलोमीटर से लेकर के 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिखरे हुए होते हैं, ये पतली अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये सफ़ेद होते हैं, इनमें बर्फ के कण पाए जाते हैं, इनसे बारिश नहीं होती। दोस्तों, नंबर 2, कपासी मेघ। दोस्तों, ये रुई के समान होते हैं, इनका आधार चपटा होता है, ये बिखरे हुए होते हैं। दोस्तों, इनकी ऊंचाई 4 किलोमीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक होती है। जी हाँ दोस्तों। नंबर 3, स्त्री बादल। दोस्तों, ये आपके वायुमंडल में स्त्रीनुमा पाए जाते हैं, ये आपके वायुमंडल में काफी अधिक भाग में फैले होते हैं, इनसे बारिश नहीं होती। दोस्तों, ये बादल विभिन्न प्रकार के गैसों के मिश्रण से बनते हैं। दोस्तों, नंबर 4, वर्षा मेघ। दोस्तों, ये बादल आपके छुमंडल पाए जाते हैं, इनका कलर गहरा स्लेटी होता है और ये बादल वर्षा अधिक मात्रा में कराते हैं। दोस्तों, ये कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वायुमंडल में जल। अध्याय नंबर 10 है, आपके क्लास 11th की ज्योग्राफी का अध्याय नंबर ये 10 है। दोस्तों, अगर आपने हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, वायुमंडल में जल, आप समझ पा रहे होंगे कि जल बिना जीवन किसी का भी संभव नहीं है, किसी भी चीज का। ठीक है। और जल से आपकी जलवाष्प बनती है और मौसम का विभिन्न रूप, विभिन्न आकार, विभिन्न परिवर्तन आपके जलवाष्प से होता है, जो हम इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और उसमें भी दे रखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आप पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होती है, पढ़ चुके हैं आप लोग। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मतलब यह है कि ये आपके निम्न अक्षांश से लेकर के उच्च अक्षांश तक, पृथ्वी के जो निम्न अक्षांश है ना, भूमध्य रेखा से लेकर के उच्च अक्षांश तक, ध्रुवों तक, जलवाष्प की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है ना। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब मौसम का बनना बिगड़ना ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर? जलवाष्प के ऊपर। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में, गैस, द्रव तथा ठोस के रूप में उपस्थित होता है। तो जल आपके वायुमंडल में ठोस के रूप में भी मिलेगा, द्रव के रूप में भी मिलेगा और गैस के रूप में भी मिलेगा। अब देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में बाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। अब ये बोल रहे हैं कि जो वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो कैसे प्राप्त होती है? जलाशयों में पानी भरा होता है, तो वहां से जब पानी भाप बन के उड़ता है तो इससे वायुमंडल को आर्द्रता मिलती है। और कैसे मिलती है? जहां आपके वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जंगल हो रहे हो या वन हो कहीं पर, तो वहां पर उनकी पत्तियों द्वारा जल को ऊपर छोड़ा जाता है, वाष्पोत्सर्जन किया जाता है पत्तियों के द्वारा। तो इससे वहां पर आप देखेंगे कि जहां वन अधिक होते तो वहां बारिश भी तो अधिक होती है। क्यों भैया? उनकी पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन किया जाता है, इसलिए वहां के वातावरण में, वहां के वायुमंडल में आर्द्रता होती है। ये बात उन्होंने कही है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो देखिए, वाष्पीकरण से, वाष्पोत्सर्जन से, संघनन की क्रिया से, इनके माध्यम से वर्षा की प्रक्रिया द्वारा ये जल प्राप्त होता है, जल का आदान प्रदान होता है। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। अब हवा में जो भी जलवाष्प होता है ना, वायुमंडल में, हवा में जो हवा होती है उसमें जलवाष्प होता है, उसे क्या बोलते हैं? आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब देखिए, ये बोल रहे हैं कि जो वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में जो मौजूद जलवाष्प है इसकी वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। जलवाष्प में उपस्थित, वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, वायु में जलवाष्प की उपस्थिति मतलब 1 लीटर
1 लीटर, मैं यहाँ लिखूँ इसे, 1 लीटर वायु में, 1 लीटर वायु में जल की उपस्थिति, जलवाष्प की उपस्थिति, किसकी? जलवाष्प की उपस्थिति या जलवाष्प का आयतन। ये क्या है आपका? ये आपका निरपेक्ष आर्द्रता का मान है। ये इसे निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का वजन है। मतलब हवा का आयतन मतलब ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ग्राम प्रति मीटर क्यूब मतलब ग्राम प्रति मीटर क्यूब मतलब ग्राम प्रति घन की बात हो रही है। तो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता होगी। मतलब वायु के 1 लीटर वायु में जितनी जलवाष्प उपस्थित है, 1 लीटर वायु में जितनी जलवाष्प उपस्थित है, वो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है, जिसे हम ग्राम प्रति मीटर क्यूब के नाम से जानते हैं। इसके रूप में हम व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर 1 लीटर वायु में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित है, लेकिन हम उस वायु का तापमान बढ़ा दें तो फिर उसका जो लीटर का जो आयतन है उससे तो वायु फिर बाहर निकलेगी ना, तो फिर उसका आयतन और बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा कुछ वैसा है, मतलब ये थोड़ा क्लियर नहीं कह सकते कि ये पूरा मान सही है, लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी ने आपको दिया है तो हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। ये तो बात सबको जानते हैं, आप भी जान रहे होंगे कि जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता है ना, पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों पर कैसी कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक, कैसे? अब देखेंगे, आप भूमध्य रेखा के क्षेत्र को देखेंगे, वहां पर जलवाष्प देखेंगे आप लोग, आर्द्रता देखेंगे कैसी है। फिर आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे आप लोग, तो फिर आप राजस्थान जो एरिया है आपकी, वहां आप देखेंगे, वहां की जलवाष्प की आर्द्रता देखेंगे, अंतर है। ठीक है, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और उसी तापमान पर वाष्प की आर्द्रता, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती है। जैसे जैसे हवा का तापमान बदलेगा, वैसे ही वायु की आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बदलती ही घटती है, बढ़ती रहती है, ये बदलती है। ठीक है, सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है ना। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। ये क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं एक निश्चित तापमान पर आप देखेंगे जलवाष्प से पूरित हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। मतलब यह है, आप ये मान लीजिए जैसे कि मान चलो कि हमारी वायु है, मान चलो कि हमारी वायु, ये हमारा वायु का आयतन है, और इस वायु मान चलिए इस वायु का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, कितना? 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस है मान लेते हैं। तो इतने तापमान पर ये अपनी जो जलवाष्प है, जलवाष्प की जो आर्द्रता है, ये अपना 100% पूरा ग्रहण कर लेती है, मतलब 100% पूरा ग्रहण कर लेती है। अब ये इससे ऊपर नहीं कर पाएगी। अब ये तापमान जिस जगह का हो, किसी किसी जगह पर तापमान ये 27 होता है ना, तो 27 पर जितनी 100% ऊष्मा ग्रहण करेगी, आर्द्रता ग्रहण करेगी, तो इसकी क्या है, ये इससे अधिक ये इसको ग्रहण करने सक्षम नहीं है। ये मतलब ये है कि मान चलो कि आप, जैसे कि मैं हूं, मेरे खाना खाने की क्षमता है कि मैं 3 रोटियां खा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, जैसे कि आप मान चलो आपकी भूख 4 रोटी की है, आप खा 2 रोटी रहे हो, तो आपकी जो होगी निरपेक्ष भूख कितनी होगी? 2 दूना 4, यानी कि 50% होगी। अगर आपकी भूख 4 रोटी की, आप 4 रोटी पूरी खा लेते हो, तो आपकी आर्द्रता मतलब भूख कितनी होगी? पूरी होगी, मतलब 100% पूरी होगी आपकी। तो वही सिस्टम इसका है, ठीक है ना। तो ये जो है जिस तापमान पर इसको दे रहे हैं, अगर वो उस तापमान पर अगर उसको पूरा ग्रहण कर लेती है, तो इससे ज्यादा इसको आर्द्रता ग्रहण करने की सक्षम नहीं हो पाती। मतलब अब जितना आपने जरूरत है आपकी खाना खाने की, आप उतना खाना खा चुके हो, तो आपकी भूख पूरी शांत हो गई है ना। मतलब आपकी भूख की जो आर्द्रता है, मतलब एक समझाने को बता रहा हूँ मैं, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे आपकी भूख की जो क्षमता है वो समाप्त हो गई। अगर वही आप 4 रोटी खाते, अगर मैं आपको 2 रोटी देता, तो 2 रोटी आप और खा लेते। लेकिन इसने 27 डिग्री सेल्सियस पर इसने अपनी 100% पूरी आर्द्रता ग्रहण कर ली है। अब इससे ज़्यादा नहीं ग्रहण करेगी, तो यही है कि अधिक आर्द्रता ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। ये बात है, ठीक है ना।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे औसंग कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे कि कोई जल है, ठीक है, अब मान चलो कोई वायु है, वायु में आर्द्रता है, नमी है। अब जैसे मान चलो किसी वायु में आर्द्रता 30 डिग्री सेल्सियस पर है, अब वो तापमान गिर करके 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो जो वायु में जो आर्द्रता थी वो कैसी पानी की बूंदों बन जाएगी। कैसे? पानी की बूंदों में बन जाएगी वो। तो पानी की बूंदों जो बन जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ओसाग, मतलब उसे हम ड्यू, मतलब उसे हम ओस बोलते हैं। मतलब तापमान गिरने से आर्द्रता पानी की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओसंग कहते हैं, ओस बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे सर्दियों के महीने में सुबह जब आप उठ के देखते होंगे तो आपके आसपास जो वनस्पति है, घास फूस जो भी है, उसके ऊपर ओस जमी होती है, बूंदी जमी होती है। क्यों? उसका तापमान कम होने से। ठीक है ना? अब देखिए वाष्पीकरण तथा संघनन क्या है। वाष्पीकरण तथा संघनन देखिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। भैया ये तो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है ये वाष्पीकरण से और संघनन के कारण क्या है? ये घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जल कैसे? जल द्रव से गैस में। मान के चलो, हम मान लेते हैं, हमने माना, क्या माना? हमने ये माना कि जो हमारा जल है ना, हमारा जल 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आप देखेंगे ये भाप बन के उड़ जाता है। मतलब भाप बन जाता है ये जल हमारा। क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। हमने माना, हम अपनी तरफ से मानते हैं समझाने के लिए। उबलता तो जल वैसे आपका 100% पे, मतलब जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होगा तो आपके जल में उबाल आता है। लेकिन आपका पानी भाप बनना कितने पे होता है स्टार्ट? ठीक है, जैसे आप पानी को धीमे धीमे गर्म करते हैं तो मतलब उसमें थोड़ा हल्का धुआं सा उठना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये कि आपके पानी का वाष्प बनना स्टार्ट हो गया। हम मानते हैं कि हमारा पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर हमारा पानी भाप बनना स्टार्ट होता है, हमने माना। तो इसके ये क्या हो रही है? ये हमारी वायु में नमी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है ना? अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि अब मान चलो अब ये 80 डिग्री सेल्सियस है, अगर यही तापमान घट करके 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, तो यही जो नमी है ना, ये नमी जो है, आर्द्रता है, यही पानी के बूंदों में चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा संघनन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे, जैसे कि आप किसी पतीले में पानी गर्म करते हैं, नीचे से आग जलाते हैं तो पानी भाप बन के उड़ता है। ऊपर से उसने आपने ढक दिया उसको, किसी से दस्तरी से किसी ढक दिया, आग उसकी ठंडी हो गई। फिर जब दस्तरी उठा के जब देखोगे ना, तो दस्तरी पर क्या होगा? पानी आ जाता है उस पर, मतलब पानी की बूंदें छिप जाती हैं। क्यों? वो संघनन हो गया। पहले भाप बना, फिर बाद में क्या होगा? संघनन हो गया, वो पुनः बूंदों में चेंज हो गया। तो ये बात है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। भाई वाष्पीकरण का क्या है? वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। ताप से ही तो ये इसकी ऊष्मा में जो पानी चेंज हो, जैसे ऊष्मा हुई, तापमान से ऊष्मा हुई, ऊष्मा से पानी भाप में बना, फिर क्या हो? गैस में बदल गया। ठीक है? जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू कर देता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस तापमान पर, जिस भी तापमान पर हो। ठीक है? अब देखिए, दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण रखने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। किसके साथ? तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। देखिए, अगर कोई हवा है, अगर उसमें आर्द्रता कम है तो वो अधिक मात्रा में नमी को अवशोषित कर लेगी। ठीक है ना? वही है कि अगर आपको अंदर भूख ज्यादा है तो ज्यादा खाना खाओगे, भूख कम है तो कम खाना खाओगे। बात यही है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। देखिए, इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होगा। ठीक है ना? जैसी गति आपकी हवा की होगी तो वाष्पीकरण भी वैसा ही होगा। जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। क्या? जल वाष्प का जल के रूप में बदलना, मतलब जो जल वाष्प है वो जल के रूप में जब चेंज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। मतलब जैसे ही ऊष्मा कम होगी किसी वायुमंडल में, जैसे आप किसी वायु में देखेंगे ऊष्मा अधिक है
गर्म वायु है, वायु गर्म है तो उसमें ऊष्मा अधिक है। जब वायु गर्म होगी तो अधिक मात्रा में पानी की भाप है उसको अवशोषित करेगी, पानी की आर्द्रता को अवशोषित करेगी। लेकिन जब उसमें ऊष्मा कम हो जाएगी भाप में, उसमें वायु में, तो फिर वो जो नमी है ना, फिर उसको धीमे धीमे वर्षा के जैसी बूंदे होती है ना, वर्षा जैसी बूंदे, छोटी छोटी बूंदे, उसके रूप में चेंज कर देगी, तो उसे हम बोलते हैं संघनन। ये बात है। उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है। और जब ये सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखिए कोई जैसे द्रव है, मतलब कोई ठोस है, वो पहले गैस बन चुका था, है ना, अब वो गैस अवस्था से ठोस में बन के आ रहा है, तो क्या है वो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखिए इससे उत्पादन कहते हैं। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों का चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। ठीक है, और तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर आप देखेंगे धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं इस संघनन के, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे धूल कण है, ये इनके आसपास ये पानी की बूंदें आ जाती हैं, इसके कारण ये तापमान में कमी होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्रता हवा की कुछ ठंडी वस्तुओं वस्तुओं के संपर्क में आती हैं। ठीक है ना। अब देखिए यह उस समय भी हो सकता है, किस समय, जब तापमान ओसांक के नजदीक हो। तो तापमान ओसांक मतलब जब तापमान ऐसा हो कि उससे ओस बनने वाली, मतलब ओस जिससे उतना तापमान जिससे उस तापमान पर ओस बन जाए। ठीक है ना। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। ठीक है ना। अब आप देखिए संघनन हवा के आयतन, जो संघनन किस पर, संघनन हवा के आयतन, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। कितना आयतन है, तापमान कितना है, दाब कितना है इसका, और इसमें आर्द्रता कितनी, इससे संघनन प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब कब वायु का आयतन नियत हो, वायु का आयतन कैसा हो, नियत हो, एवं तापमान औसंग तक गिर जाए। मतलब तापमान इस बर्फ, जो ये आपकी ऊष्मा है, ऊष्मा में जो भी जल है वो कैसा है, वाष्प अवस्था में, तो तापमान इतना गिर जाए कि वो जो आपका जल है वो नमी में है, वाष्प अवस्था में, तो वो पानी की बूंद बनने तक गिर जाए उसका तापमान। ठीक है, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए, वायु का आयतन भी कम हो, जब वायु का आयतन कम होगा तब तापमान कम होगा। आपको पता है कि देखिए आपकी वायु है, वायु जैसी गर्म होती है तो वो ऊपर के ऊपर उठती है, ऊपर उठेंगी तो क्या करेंगे, ये इनका बिखराव होगा, मतलब इनका फैलाव होता है, प्रसरण होता है इनका। और जब इनका तापमान कम होगा ना, तो इनका तापमान कम होगा तो इनका जो क्या होगा, सिकुड़न होगा, ये सिकुड़ेंगी वायु, जब ये सिकुड़ेंगी तो एक नीचे स्थान पर बैठेंगी तो इनका आयतन भी कम होगा, तापमान भी कम होगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी संघनन की अवस्था होगी। वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, इसके द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा। फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि हवा में जितना तापमान कम होगा उतना ही संघनन होगा। मेन मोटिव ये है, मतलब मेन मुद्दा ये है कि जितना तापमान कम होगा हवा में उतनी ही आपकी संघनन की अवस्था अधिक होगी। संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वायुमंडल की जो जलवाष्प या आर्द्रता है वो निम्नलिखित में से, किसके बाद, संघनन के बाद, तो संघनन के बाद वायुमंडल की जलवाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक रूप में परिवर्तित हो जाती है। किस रूप में, या तो वो ओस बन जाएगी, या कोहरा बन जाएगा, या तुषार, या बादल। ठीक है, लेकिन क्या होता है देखिए, ये ओस, कोहरा, तुषार और बादल में ये चेंज हो जाती है। ठीक है, स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमा बिंदु से नीचे होता है, तब होता है। ओसांक क्या होता है, ओसांक जमा बिंदु से नीचे हो, मतलब इतना उसका तापमान होगा जम ना पाए। ठीक है, तब भी संभव है जब ओसांक जमा बिंदु से ऊपर हो, तब भी बन जाता है संघनन। आपका ओसांक बिंदु से नीचे तापमान बन जाता है, ओसांक बिंदु, जो ओसांक बिंदु है उससे अधिक ऊपर जो तापमान होता है उससे बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे जो ओसांक है
जमाव बिंदु से ऊपर हो और जमाव बिंदु से नीचे हो, इस पर भी ये आपका संघनन हो जाता है। अब देखिए ओस, ये ओस कैसे बनती है। देखिए, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा होती है। जब आपने देखा है, जब सर्दियों का टाइम देखेंगे आप लोग, तो उसमें सुबह सुबह देखेंगे घास पर, किसी पत्थर पर, पेड़ों की पत्तियों पर ओस, है ना, ओस जम जाती है। तो ये इसी वजह से बनती है। क्यों? क्योंकि अब उसमें जो संघनन है, संघनन होना स्टार्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वायु में जो नमी है उसका तापमान गिरना स्टार्ट हो गया, इस वजह से। तब इसे ओस के नाम से जाना जाता है। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश हो। देखिए, अगर ठंड की रात है, शीतकालीन रात है, अगर आसमान साफ है, तो आप समझिए कि उस दिन सुबह क्या होगी, ओस अधिक पड़ेगी। ठीक है। अब आसमान साफ हो, बादल वाला ना हो, तो इसमें ओस क्यों बनती है, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, आपको हम ये भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। शांत हवा कैसी हो? शांत हवा हो तब ओस अधिक बनेगी। उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हो, कैसी? ठंडी रातें हो, लंबी रातें हो, तब आपकी ओस बनेगी। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ओसांक कैसा हो? ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। अगर ओसांक अगर जमाव बिंदु से नीचे हो गया ना, तो फिर आपका पाला बन जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, ओसांक जमाव बिंदु से अगर ऊपर है तो आपकी ओस बन जाएगी, लेकिन ओसांक अगर जमाव बिंदु से अगर नीचे हुआ तो पाला बन जाएगा। ठीक है। तो सार, अब देखते हैं तुषार। तुषार ठंडी सतहों पर बनता है। कहां बनता है? ठंडी सतहों पर। जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर है या उसके नीचे होता है, अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा जाती है, मतलब जमा हो जाती है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं जैसे ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है। ये बनता ओस के समान ही है, लेकिन इसका जो जमाव बिंदु है वो ओसांक से नीचे पहुंच जाता है। तो आप देखेंगे, बोलते तुषार पड़ गया, हल्के छोटे छोटे कण होते हैं बर्फ के। वो आपने देखा है कि जब आपके कोई बाहर कोई बरसाती पड़ी हो, है ना, पुआल का ढेर लगा हो, जब ठंड का महीना होता है, जब ठंड अधिक पड़ती है उस रात, तो आप देखेंगे कि उस पर हल्का सरफेस पर कुछ जम जाता है, घास के ऊपर जम जाता है ना। तो वो होता है आपका तुषार। केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। हवा का तापमान किस पर होना चाहिए? जमाव बिंदु पर होना चाहिए, या फिर उससे नीचे होगा तभी आपका ये तुषार बनेगा। तो ये आपके पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, है ना, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। और ये वो चीजें जो आप डेली देखते हैं, मतलब जो आपने अपने जीवन में देखे हैं, तो आप इनका अनुभव कर सकते हैं। अब देखिए, कोहरा एवं कुहासा। अब ये क्या है? देखिए, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई वायु संहति अचानक नीचे की ओर गिरती है। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं, अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी हुई जो वायु संहति है अचानक नीचे गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। तो वायुमंडल में आपके जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं ना, तो संघनन क्रिया इनके आसपास ही हो जाती है। ठीक है। इसलिए कोहरा एक बादल है। क्या है? कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह को बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम से कम शून्य तक हो जाती है, मतलब हमें दिखता ही नहीं सामने का। कभी कभी इतना कोहरा पड़ जाता है हम देख ही नहीं पाते सामने। आप लोग चाहते होंगे ठंडियों के महीने में गाड़ी चलाते होंगे या कहीं आना जाना होता होगा, तो आप देखते कितना बड़ा कोहरा है, हमें सामने का नहीं दिख रहा है। तो बात यही है, बनता कैसे है कि जो धूलकण जलवाष्प से होती है उस पर संघनन अवस्था में हो जाती है। ठीक है ना, इस वजह से। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा की भी अधिकता होती है। मतलब जिस जिस क्षेत्र में आपके नगरीय क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां से धुआं निकलेगा, तो जो पार्टिकल हैं तो वो अधिक मात्रा में पहुंचेंगे। वहां पर जब अधिक मात्रा में पहुंचेंगे तो वहां उस एरिया में कोहरा अधिक बनेगा। ये बात बोल रही है। ठीक है, जो कोहरे और कुहासे बनने में मदद देती है। ऐसी स्थिति को जिससे कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं धूम्र कोहरा कहते हैं। किससे बोलते हैं? जो धुआं से जो कोहरा बनता है उसे क्या बोलते हैं? धूम्र कोहरा बोलते हैं। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है। देखिए, कुहासे में आप देखेंगे नमी अधिक होगी और कोहरे में नमी कम होती है। तो देखिए, कुहासा और कोहरा वैसे तो सेम है, बनते ही सेम है, लेकिन अंतर उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है।
ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं सड़क पे बाहर जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपको हल्की हल्की बूंदें आपके चेहरे पर लग रही हैं, बड़े तो कोहरा पड़ रहा है, लेकिन उस कोहरे में क्या है पता है, उस कोहरे में नमी की मात्रा अधिक होती है, तो वो आपका क्या होता है, वो कुहासा होता है। तो वही उन्होंने बोला कि कोहरा कुहासा अंतर से इतना है कि जो आपका कुहासा है ना, उसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है। कहाँ पर? पहाड़ों पर, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवाएं ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती हैं। ढाल की ठंडी सतह उसके संपर्क में आती हैं, और कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं। कोहरे क्या है? कोहरे कुहासा की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं, तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिसमें धूल कण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की क्रिया होती है। ये बात आपके कोहरे की और कुहासे की रही। ठीक है, बस अंतर इतना आप याद रखिए कि कुहासे में नमी की मात्रा अधिक होती है, कोहरे शुष्क होते हैं, बस इतना रखिए। ठीक है, और आप ये ध्यान रखिए, आपका जो कुहासा है आपके पहाड़ी भागों में बनता है, ये अंतर ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए बादल, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये भी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट ये देखिए, बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की सहित होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संग्रहण के कारण बनते हैं। किसके कारण? ये भी जलवाष्प के संग्रहण के कारण बनते हैं, लेकिन कहां बनते हैं ये? अधिक ऊंचाई पर, हवा में। ठीक है, क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी से कुछ अधिक ऊंचाई पर होता है, और इसलिए इनका आकार है, उनमें अंतर होता है, निर्माण में अंतर होता है। देखिए, इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। अब कौन से रूप में? देखिए, पच्छाव मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा मेघ। अब इनको थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए, आपके यूपीएससी में क्वेश्चन बन गया है, आपकी यूपीएससी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना है बादलों के ऊपर। ठीक है ना, पच्छाव मेघ देखिए, पच्छाव मेघों का निर्माण 8000 से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और आपको पता है कि हम जितने ऊपर जाएंगे उतना तापमान में कमी आती है। ठीक है ना, तो देखिए, इनका निर्माण 8000 से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले होते हैं तथा बिखरे हुए होते हैं, पतले होते हैं और बिखरे बादल होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बर्फ के कण पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए कपासी मेघ, कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं। ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। देखिए, कपासी, कपास आप रुई को बोलते हैं, है ना, कपास आप रुई को बोलते हैं ना, तो वही उन्होंने बात की है। जो कपासी बादल होते हैं, ये कपासी बादल रुई के समान होते हैं। कपासी यानी कपासी बात हो रही है, रुई की बात हो रही है, तो कपासी बादल रुई के समान होते हैं। इनकी ऊंचाई 4000 से लेकर के 7000 मीटर तक की ऊंची होती है। ये बिखरे हुए होते हैं, इनका आधा चपटा होता है। ठीक है, और ये हमें रुई के समान दिखाई देते हैं। तो यह हो गया आपका कपासी मेघ। पच्छाव मेघ एक बार मैं आपको फिर बता दूं, देखिए, इनकी ऊंचाई 8000 से लेकर के 12000 मीटर होती है, पच्छाव मेघ की, और ये बिखरे होते हैं, इनकी आकृति पंखनुमा होती है। ठीक है ना, और ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बर्फ के कण पाए जाते हैं। अब देखिए, हम अपना देखेंगे स्त्री मेघ। ये स्त्री मेघ क्या होता है सर? स्त्री मेघ सर ये होता है कि जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं। कैसे? परतदार होते हैं, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। मतलब ये हवा का तापमान अलग होने से ये बादल बनते हैं। हवा का तापमान अलग है, जब वो हवाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होगा? ये आपके स्तरी बादल बनते हैं। ठीक है, ये बात अपने ध्यान रखिए। स्तरी बादल मतलब ये परतों में पाए जाते हैं। अलग अलग तापमान की हवाएं जब आपस में मिलती हैं तब आपके स्तरी बादल बनते हैं, और इनका आकार वायुमंडल में अधिक मात्रा में होता है। इतना याद रखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, हम पूछेंगे ये बादल कौन से हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ें। अब देखिए वर्षा मेघ। क्या? वर्षा मेघ। वर्षा मेघ काले गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले होते हैं, गहरे होते हैं, स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य
स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, सब सूर्य की किरण नहीं आ सकती पृथ्वी पर, ठीक है। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा, मेघ, मोटे जलवाष्प की आकृति भिन्न सहित होते हैं। ये चार मूल रूप के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण करते हैं। अब देखिए इनके भी बादल बनते हैं। ये चार बादल तो हमारे मूल हैं, ये चार बादल हमारे मुख्य हैं, लेकिन जब ये चार बादल मिलते हैं ना तो देखिए इनके अलावा और भी बादल बनते हैं। कौन कौन से? देखिए ऊंचे बादल, ऊंचे बादल मिलते हैं आपको। देखिए पच्छाव, पच्छाव स्तरी, पच्छाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य, स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य। अब देखिए कम ऊंचाई के बादल स्तरी कपासी, स्तरी वर्षा मेघ एवं कपासी वर्षा मेघ, ठीक है। ये हो गए। अच्छा भाई ये बताओ, ये कौन सा बादल है ना? ये आपको दिख रहा है कैसा? रुई जैसा दिख रहा है। ये कौन सा बादल है? और ये कौन सा बादल है जिसमें आपको काला काला दिख रहा है, लग रहा है कि अभी बारिश होने वाली है? हाँ, कौन सा बादल है? कमेंट करिए। अरे इतना तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं बर्षण। मतलब अब क्या है देखिए, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है, ठीक है ना। क्या करती है कि जो भी स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया होती है ना, तो इस संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। मतलब संघनित कण उनको क्या करेंगे, जब ये संघनित की क्रिया लगातार हो रही है, मतलब ये है कि जैसे पहले, जैसे अब आप, जैसे कि ये जल है, आपका जल ऊपर गया, इसमें इसमें क्या थी? आर्द्रता थी, गर्म था। ये क्या थी? इसमें नमी थी, क्योंकि तब ये भाप था। लेकिन जब इसका संघनन हो रहा ना, तब इसकी छोटी बूंद बनी। अब और संघनन हो रहा है तो उसकी और बड़ी बूंद बन गई। अब और संघनन हो रहा है तो उसकी और बड़ी बूंद बन गई। जैसे जैसे क्या हो रहा है, फिर इनका आकार, संघनन का आकार बढ़ता जाता है। तो जब बूंद ये इतनी बड़ी हो जाती है कि जब ये रुक नहीं पाती वायुमंडल में, जब रुक नहीं पाती तो फिर ये बूंद नीचे आकर के जमीन पर गिरती है, फिर यही हम बोलते हैं वर्षा, ठीक है ना। ये बात है। चलो पढ़ लेते हैं अब हम। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है। अब इसमें जैसे ये बूंद बंदी, जैसे ये संघनन की प्रक्रिया हो रही है, पानी की बूंद बड़ी हो रही है वायुमंडल में, है ना, जहां से वर्षा होने वाली है वहां पर। अब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है और उसके संघनन की प्रक्रिया से ये बड़ी बड़ी भी हो रही है। तो इस वजह से ये वायु जो है इसको संघनन की हुई बूंदों को रोक नहीं पाती। जब रोक नहीं पाती तो ये बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं, ठीक है ना। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। वर्षा कैसे रूप में? वर्षा पानी रूप में तो होगा, ठीक है। वर्षा आपके ओलों के रूप में भी होती है, बर्फ के रूप में, ठीक है। अब देखिए जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कम होता है तब वर्षण हिमतुलों के रूप में होता है, जैसे हम हिमपात कहते हैं, ओला बोलते हैं हम, है ना। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतुलों का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे रवे, है ना। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहिम वृष्टि तथा कर्कापात है। यद्यपि कर्कापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है, मतलब ये कभी कभार होता है, ठीक है। अब देखिए सहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें, सहिम वृष्टि जमी वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदें हैं जमाव बिंदु के, इसके जमाव बिंदु के, जो जमाव बिंदु है जिसमें जमता है ना, उस बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सहिम वृष्टि होती है, ठीक है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, जो वर्षा की जो बूंदें हैं ये गर्म हवा से मिलेगी, मतलब गर्म हवा से निकलती हैं। देखिए वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती हैं, जब ये निकलकर तथा नीचे की और ठंडी हवा से मिलती हैं तब इसके परिणामस्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार बर्फ के रूप में गिरती हैं। तो ये बात उन्होंने बता दी। अब देखिए, है ना, थोड़ा और बचा है हमारा, मुश्किल से 5 मिनट का होगा, ठीक है। तो आप इसे जुड़े रहें। और दोस्तों हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, और कोई कमेंट है आपकी तो कमेंट बस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अब देखिए संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा।
हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है। आपको पता है हवा जब हमारी ऊपर उठती है किसके रूप में? संवहनी धारा के रूप में। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है, ऊपर उठेगी, जब फिर क्या होगा, ये वायुमंडल में ऊपर पहुंचकर फैलेगी तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। जब फैलेगी तब ये तापमान को ऊपर क्या करेगी, निकालेगी, फिर ठंडी होगी। ठंडी होगी तो इसके परिणामस्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, इससे वहां पर संघनन क्रिया होगी। संघनन क्रिया होगी तो इससे क्या होगा, कपासी मेघ का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार वर्षा भी होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। वर्षा तो होती है लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। गर्मियों में है विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। आपका विषुवतीय क्षेत्र हो गया, ठीक है, आपके उत्तरी गोलार्ध के जो महाद्वीप है इनके भीतरी क्षेत्रों में होती है। महाद्वीप जो होते हैं उनके भीतरी क्षेत्रों में। अब देखिए पर्वतीय वर्षा कैसी, पर्वतीय वर्षा जब संतृप्त वायु की सहिति पर्वतीय ढाल पर आती है, मतलब ये हमारा ढाल क्या है, ये हमारा पर्वतीय ढाल है। हमारे चलो यहाँ पे बारिश, ये हवा बनी हमारी, ऊपर हवा गई, ऊपर ये हमारा बादल बना। जब बादल बनेगा तो ये बादल यहीं तो करेगा बारिश। जब बारिश करेगा फिर क्या करेगा, फिर जैसे जैसे बारिश धीमी धीमी होती है फिर इधर से क्या होगा, ढलान पर यहाँ पर सूखा होता है, यहाँ पर इस साइड में सूखा होता है, ये बात है। तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है तथा जैसे जैसे ही ये ऊपर की ओर उठती है ये फैलती है तथा तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है, वह ऊपर उठ रही है, ऊपर उठेगी से टकराएगी, ये फैलेगी, संघनित होगी, फिर क्या होगी, इससे बारिश होगी, है ना। तो देखिए इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। अब देखिए इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, किस पर, अब देखिए अब जब वैसे वर्षा हो गई, अब यहाँ से वर्षा हो गई, अब ये हवाएं इस ढाल पर पहुंचेगी, इस ढाल पर पहुंचेगी तो इस ढाल पर क्या है, वर्षा हो चुकी है पहले से, इस पर कहाँ वर्षा होगी बताइए, यहाँ होगा सूखा। वर्षा तो आपकी यहाँ हो चुकी है, आपकी पवन ऐसे बह रही है, आपकी पवन ऐसी बह रही है तो इसी पवन के दिशा में ही, पवन की दिशा में ही यहाँ पे आपके देखिए यहाँ पे आके टकरा गए आपके बादल। जब आपके बादल यहाँ टकरा गए तो बारिश आपकी यहीं पर हो गई। जब आपके बादल टकराने के बाद जहाँ बारिश आपकी हो गई, फिर ये बादल बचे हुए होते ना, ये हवा फिर ये पर्वत के विपरीत इस साइड में, मतलब इस साइड में उतरेंगे नीचे, तो वर्षा तो पहले हो गई ना, तो इस साइड में कहाँ से वर्षा हो जाएगी, ये बात है। तो वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिपवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। मतलब फिर ये कैसे होते हैं, ये गर्म अवस्था हो जाती है, यहाँ पर वर्षा विहीन ढाल होते हैं ये वाले। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है और उसे वृष्ट छाया क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वृष्ट छाया क्षेत्र, मतलब उस क्षेत्र में जहां वर्षा नहीं हुई है, यह पर्वतीय वर्षा या स्तरकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अब इनमें वर्षा तो हो गई है, मतलब हल्की फुल्की हुई है इनमें, तो बेस नहीं हुई जैसे यहाँ हो रही थी इस साइड में, है ना। वही है ये कहाँ है, ये रहा। अब देखिए अब आपकी है चक्रवाती वर्षा या फ्रंटल वर्षा। देखिए आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं, अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय 10 को देखें। अध्याय 10 तो पढ़ रहे हम, है ना। संसार में वर्षा वितरण, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, ये तो आपको पता है ना। क्या पता है आपको कि पृथ्वी की सतह पर आप देखेंगे अलग अलग भाग है और अलग अलग भागों में वर्षा की मात्रा अलग अलग होती है, कहीं वर्षा अधिक होती है तो कहीं कम होती है। यह अलग अलग मौसमों में भी होता है, ये क्या होता है, ये आपके अलग अलग मौसम में भी होता है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं, कहां से, आपका जैसे आप ये हमारी पृथ्वी है और हमारा ये विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा से आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो फिर इससे क्या होगा, देखिए तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। ठीक, क्यों घटती जाती है, क्योंकि भैया नीचे से मतलब निम्न अक्षांश से लेकर के उच्च अक्षांशों पर तापमान क्या होता है, धीमे धीमे कम होता जाता है। आपके विषुवत रेखा क्षेत्र में तापमान अधिक होता है और जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे आप लोग ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जो तापमान है वायुमंडल का उसके तापमान में गिरावट आएगी।
इस वजह से आप देखेंगे कि निम्न अक्षांश से लेकर के उच्च अक्षांश की तरफ बारिश भी कम होती है। अब देखिए, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। कहां पर? तटीय क्षेत्रों में। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना, पहले इन सारी चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। तो तटीय क्षेत्रों में आप देखेंगे महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। इसके बारे में हमने आपको कल डिटेल में बताया था, ठीक है ना। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागर के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से देखिए, विषुवत वृत्त से 35 अंश से 40 अंश उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी घाटों पर, पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। कहाँ? 35 से लेकर 40। और चलो यहाँ पर हमारा 30 है, तो 35 से 40 इस साइड भी, तो यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। क्यों? हमारी हवा ऐसे चलती है ना, पूर्वी पवन है, तो पूर्वी पवन हमारी गर्म होती है। जब गर्म होती है ना, तो ये क्या करती है, ये सागरों से नमी को अवशोषित कर लेती हैं, तो नमी को ग्रहण कर लेती हैं ये। तो ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, जो महाद्वीप है ना, उनके पूर्वी तटों पर अधिक मात्रा में वर्षा कराती हैं। और जैसे जैसे ये पश्चिमी तरफ जाती है ना, तो इसकी आर्द्रता कम होती जाती है, तो बारिश भी कम होती जाती है। इसलिए आप देखेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे वहां पर क्या होता है, मरुस्थल बन जाते हैं, ठीक है ना, ये बात है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 अंश तथा 65 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पश्चिम पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है, जो हम कल बता चुके हैं सारी चीजों को, है ना। हम आपको ये सारी चीज कल बता चुके हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, मान लेते हमारी पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है, ये हमारा 60 अंश है ना, 60 से 65 अंश उत्तरी अक्षांश और 60 से 65 अंश दक्षिणी अक्षांश। तो इन पर जो हवा जब आती है ना, इन पर जो हवा आती है, तो हवा हमारी ऐसे चलती है, पश्चिमी पवन करके ऐसे चलती है, ये चलती है, देखो ये चल रही है। तो यहाँ कर जो महाद्वीप है, इनके पश्चिमी तटों पर वर्षा अधिक होगी, और जैसे जैसे ये पूर्वी साइड में बढ़ेंगे ना, तो इनमें वर्षा कम होती जाती है, ये बात है। देखिए, यह पूर्व की तरफ घटती जाती है, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर है वहां वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख तटीय मैदानों में अधिक होती है। मतलब जहां आप देखेंगे, देखिए उन्होंने फिर वही बात दे दी, ये वाली है ना, जैसे कि आपका ये पहाड़ है, ये एक मिनट रुको, मैं कहाँ बनाऊँ, मैं यहाँ बनाता हूँ, जगह नहीं है। देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये आपका पहाड़ है, ये रहा। अब आपके जो बादल हैं, बादल ऊपर यहाँ पे, अब ये पवन की दिशा तो है, ये क्या है, ये पवन की दिशा है, तो बारिश आपके इधर ही होगी, इस साइड में, ना कि इधर। इधर होगी हल्की होगी, जैसे बादल या बारिश होगी तो हल्की बच्ची कुची है ना, तो हल्की फुल्की इधर हो जाएगी, हल्की फुल्की से, लेकिन उससे कुछ होता है नहीं है ना। वही सिस्टम है कि आप कहीं गए किसी पार्टी में, तो आप लेट पहुंचे, जो लेट पहुंचे तो फिर आपको बचा कुचा जो मिल जाए वही खा लो, है ना, वो सिस्टम है थोड़ा बहुत। अब देखिए, वार्षिक वर्षण की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षण प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। देखिए, विषुवती पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास के पर्वतों के वायु की ढल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है। मानसून वाले तटीय भागों में, भाई जो मानसून ही बन रहे हैं वो तटीय भाग है, तो वर्षा तो देखो होगी ना वहां पर, तो वो बात है। जो प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से लेकर के इससे ऊपर होती है, मतलब 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है वर्षा यहाँ पर मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा अधिक होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष आप देखेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है महाद्वीपों के अंदर, जैसे आपके भारत देश में हो रही है, भारत देश में हो रही है बारिश, मतलब जैसे कि आपका मान चलो ये भारत है, मान चलो ये भारत है ना, ये भारत है, मान लेते हैं ना, तो वर्षा आपकी यह इस भारत बीच में होगी, इसमें ये महाद्वीप के भीतर, ठीक है ना। जैसे आपका ऐसे महाद्वीप हो गया, तो ऐसे महाद्वीप के अंदर तो होगी वर्षा, यानी कि तटों पे हो रही है, वो नहीं, ये बात है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है ना। महाद्वीपों के जो तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्र के पूर्वी भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष तक होती है, ठीक है। ये कुछ हमें बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है। और देखिए, हमारा इसमें थोड़ा रह गया है, देखिए महाद्वीप के भीतरी भाग के, किसमें महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50
सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वर्षा का मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है ना। कुछ क्षेत्रों में जैसे बृहस्पति पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती है। मतलब कुछ कुछ क्षेत्र हैं, ये ठंडे समशीतोष्ण हो गए, ये प्रदेश हो गए, इनमें वर्षा कैसे होती है? पूरे पूरे वर्ष होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट। और आप जब पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो पीवाईक्यू में आप लोग देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए। वर्षा से संबंध पूछे गए, ओस, कुहारा, पाला, तुषार, इनसे पूछे गए, बादलों से पूछे गए। इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जानना जरूरी है। तो दोस्तों इसे वीडियो लाइक भी करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक भी करें, इसे दोस्तों में शेयर करें। और नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर।